एग्जाम गट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के चैप्टर वाइज वीडियो सीरीज में आज हम लोग आपके लिए इस वीडियो में है नवीन राज्यों का उदय और उसका स्थापना, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अवध, कर्नाटक और मैसूर राज्य की स्थापना और उसके महत्वपूर्ण शासक के बारे में और उस राज्य के इतिहास के बारे में, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध और आंग्ल मैसूर युद्ध। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला राज्य जो है वो अवध है, जो कि पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूरब में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ था। और इस अवध राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था वो शहादत खां थे, और यही थे स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक शहादत खां। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया है, और इस बार बीपीएसएससी बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट कमीशन के द्वारा बिहार के इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के प्री एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अवध राज्य का संस्थापक कौन थे। तो उसके बाद शहादत खां जो अवध में 1722 ईस्वी से लेकर के 1739 ईस्वी तक शासन किए, और इस अवध राज्य को बफर राज्य के रूप में भी जाना जाता है। तो 1722 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक शहादत खां जो शासन किए थे, इसमें जो है 1723 ईस्वी में राजस्व बंदोबस्त यानी रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया गया था शहादत खां के द्वारा। अवध में रेवेन्यू सेटलमेंट लागू किया गया था अवध में शहादत खां के द्वारा। और शहादत खां के समय ही नादिर शाह का आक्रमण हुआ था, जिस समय कि शहादत खां ने अपने मान और सम्मान की रक्षा को करते हुए जो है अपना खुद जो है अपना प्राण त्याग दिया था और आत्महत्या कर लिया था शहादत खां ने। और शहादत खां के बाद जो उनका उत्तराधिकारी बना वो था सफदरजंग, जो कि अबुल मसूर खां से प्रसिद्ध के रूप में प्रसिद्ध था। और ये 1739 ईस्वी से लेकर के 1754 ईस्वी तक अवध का प्रशासक किए, शासन किए। और इन्हीं सफदरजंग के समय में ही लखनवी संस्कृति विकसित हुई, और बाद में जो है कालांतर में नवाबों का शहर जो है लखनऊ कहा जाने लगा, इसी लखनवी संस्कृति के कारण। उसके बाद सफदरजंग के बाद अवध का जो सत्ता संभाले वो शासक जो बने वो थे शुजा-उद-दौला, जो कि 1754 ईस्वी से लेकर के 1775 ईस्वी तक अवध पर शासन किए। और अवध शुजा-उद-दौला के समय की जो प्रसिद्ध घटना थी वो थी बनारस की संधि, और जो कि 1773 ईस्वी में हुआ था। और ये संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और वारन हेस्टिंग्स के मध्य हुई थी। और इसी संधि के द्वारा इलाहाबाद व काढ़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पे शासक के रूप में आए, तो आपको ये याद रखना है कि बनारस की संधि कब हुई थी, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। तो ये 1773 ईस्वी में हुआ था बनारस की संधि। और आपको इससे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बनारस की संधि किस किस के मध्य हुआ था, तो ये हुआ था शुजा-उद-दौला और वारन हेस्टिंग्स के मध्य। ये दो क्वेश्चन ही इससे बनता है बनारस की संधि से। उसके बाद है अवध का शासक जो है गजउद्दीन हैदर अली खां, जो कि 1814 ईस्वी से लेकर के 1827 ईस्वी तक अवध पर शासन किए। और इनके समय की जो प्रसिद्ध घटना थी वो ये थी कि हेस्टिंग्स ने 1815 ईस्वी में इसे बादशाह की उपाधि दी थी गजउद्दीन हैदर अली खां को। उसके बाद अवध के जो अंतिम नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि 1847 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक अवध के नवाब रहे, जिनका कि नाम था वाजिद अली शाह। और एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वो होगा वाजिद अली शाह। और इन्हीं के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में, इसी समय 1854 ईस्वी में ऑटम की रिपोर्ट, ऑटम एक अंग्रेज अधिकारी थे, के आधार पर 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो देखिए आपको तो ये तो पता ही है कि अवध का अंतिम शासक जो थे, अंतिम नवाब जो थे वो वाजिद अली शाह थे। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसकी रिपोर्ट के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, तो वो होगा ऑटम की रिपोर्ट के अनुसार। ऑटम एक अंग्रेज अधिकारी थे, और उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर जो है अंग्रेज ने इसे कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था, जो कि एक प्रसिद्ध
अवध साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में जब मिला लिया था, पूरे भारत में इसका विरोध हुआ था, लेकिन फिर भी अंग्रेज जो है इस रिपोर्ट के आधार पर अपना सफाई देते हुए बच निकले। उसके बाद यहाँ से अवध का जो है अंतिम था। उसके बाद अवध की जो है समाप्ति हो गई, क्योंकि उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद में की स्थापना जो है वो चिनकलीज खां ने किया था 1724 ईस्वी में। चिनकलीज खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी। उसके बाद हैदराबाद भारतीय राज्यों में प्रथम राज्य था जिसने बेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है जो कि बेलेजली की सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखना स्वीकार किया था, तो वो होगा हैदराबाद। और हैदराबाद का जो स्थापना किया था वो चिनकलीज खां ने किया था 1724 ईस्वी में। और उसके बाद आते हैं हम लोग कर्नाटक राज्य पे। तो कर्नाटक राज्य का जो है स्थापना शहादत उल्ला खान ने किया था और इसकी राजधानी कहाँ थी? आरकाट थी। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको अवध और हैदराबाद के बारे में रिवाइज कर देते हैं एक बार। तो देखिए अवध जो है पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूरब में कर्मनासा नदी तक फैला था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है और इसके संस्थापक शहादत खां थे। और शहादत खां ने ही 1720 ईस्वी में अवध की जो है 1720 ईस्वी में अवध की स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आए सफदरजंग, जो कि अबुल मसूर खां के समय से विकसित नाम था इनका मूल, लेकिन सफदरजंग के नाम से भी ये शासक बने और इनके राज्य में जो है लखनवी संस्कृति विकसित हुई। उसके बाद आए शुजा उद दौला जो कि 1754 ईस्वी से 1775 ईस्वी तक शासक रहे। और शुजा उद दौला के समय की जो प्रसिद्ध घटना थी वो थी बनारस की संधि, जो कि 1773 ईस्वी में हुई। और ये संधि अवध के नवाब शुजा उद दौला और वारन हेस्टिंग्स के मध्य हुआ था। और इस संधि के द्वारा इलाहाबाद एवं कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपया में बेच दिया गया वारन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो आप इसको एक कहानी की तरह याद रख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखिए, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद आया गजीउद्दीन हैदर अली खां, जिसे कि हेस्टिंग्स ने 1815 ईस्वी में बादशाह की उपाधि दिया था। उसके बाद अवध में जो नवाब के रूप में आए वो बाजिद अली शाह आए, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे और इन्होंने 1847 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक शासन किए। और इन्हीं के शासनकाल में ही ऑटम की रिपोर्ट के आधार पर अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद है हैदराबाद का स्थापना चिनकलीज खां ने 1724 ईस्वी में किया था। चिनकलीज खां को निजाम उल मुल्क की पदवी दी गई थी और ऐसा बेलेजली के सहायक संधि के अंतर्गत आश्रित सेना रखने वाला पहला राज्य जो था वो हैदराबाद ही था। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कर्नाटक राज्य की स्थापना, जो कि शहादत उल्ला खान के द्वारा किया गया था। राजधानी जो है वो आरकाट थी। और कर्नाटक से आप लोग को ये 3 युद्ध याद रखना है, जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1746 से 1748 के बीच हुआ था, 2 साल तक चला था और कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो संधि हुआ था वो था एग्जिला-सैपेल की संधि, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में क्या हुआ था कि फ्रांसीसियों का विजय हो गया था। उसके बाद हुआ द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 ईस्वी से लेकर के 1754 ईस्वी तक चला। ये कर्नाटक युद्ध पूरे 6 साल तक चला था और इसका कारण क्या था? हैदराबाद एवं कर्नाटक के आंतरिक मामलों में विवाद के कारण ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो संधि हुई थी वो हुई थी पांडिचेरी की संधि, जो कि 1754 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वादा दिया था, यानी इस युद्ध के बाद। तो आपको इससे मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ईस्वी याद रखना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था
द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, ये आपको याद रखना है। और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो एक्जाला शापिल की संधि से हुई थी, जो कि 1748 ईस्वी में हुआ था। देखिए संधि उसी साल हुआ है जिस समय युद्ध का समाप्ति हुआ है। उसके बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो संधि हुए पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक हुआ था, जो कि सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था। और इसमें पेरिस की संधि हुई थी जो कि 1763 ईस्वी में हुआ था। और इसका परिणाम ये हुआ था कि 1760 ईस्वी में बंडीबास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैसूर राज्य की स्थापना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैसूर, जिसमें कि है मैसूर का संस्थापना 18वीं सदी में हैदर अली के अधीन हुआ था। मैसूर का उदय, और हैदर अली 1761 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक जो है मैसूर के शासक रहे। और हैदर अली के रीजन में शासनकाल में 2 मैसूर युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 ईस्वी के बीच। और इसमें मैसूर के शासक था हैदर अली और बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेरेलेस्ट। और इसके बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में। उसके बाद हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी तक चला था। और इस समय हैदर अली और वारेन हेस्टिंग्स के बीच जो है ये युद्ध हुआ था। उसके बाद संधि जो हुआ था वो हुआ था मंगलोर की संधि 1784 ईस्वी में। और इसी युद्ध के दौरान जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी 1782 ईस्वी में। उसके बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ। तो आपको इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस युद्ध के दौरान, किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, तो वो होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि चला था 1780 से 1784 ईस्वी तक। द्वितीय मैसूर युद्ध के जो है जब हैदर अली जब मर गए थे तो टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। उसके बाद टीपू सुल्तान का जो शासन था वो 1782 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक था। और इसमें टीपू सुल्तान ने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। और टीपू सुल्तान के रीजन में हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 ईस्वी से 1791 ईस्वी तक हुआ था। और टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस थे उस समय गवर्नर, इनके साथ संयोग में इनके साथ ये युद्ध हुआ था। और उसके बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। उसके बाद है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। और ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के साथ हुआ था। और उसके बाद जो संधि हुआ था वो था मैसूर की सहायक संधि। और टीपू सुल्तान का ये स्टेटमेंट था, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।